गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री के थर्ड लेसन धातु अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंतर्गत धातु कर्म या मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु कर्म को पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। खनिज यानी कि मिनरल्स और अयस्क यानी कि ओर। तो प्राकृतिक खानों में धातुओं के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक खनिज कहे जाते हैं। अर्थात खानों में या खदानों में जो धातुएं हैं वे जिस प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं उसे खनिज कहा जाता है। और अयस्क वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसान तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, अयस्क कहे जाते हैं। अर्थात अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्चे में और सरलता से हो सके। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अर्थात जो अयस्क हैं वो खनिजों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जितने खनिज हैं वे सभी अयस्क नहीं कहे जा सकते हैं। जैसे कि बॉक्साइट और क्ले दोनों एल्युमिनियम के खनिज हैं, लेकिन एल्युमिनियम को बॉक्साइट से कम खर्चे में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन क्ले से ज़्यादा खर्चा लगेगा। इसीलिए बॉक्साइट को हम अयस्क कहेंगे, लेकिन क्ले अयस्क नहीं कहा जाएगा। ये केवल और केवल एल्युमिनियम का खनिज ही कहा जाएगा। लेकिन बॉक्साइट खनिज भी है और खनिज के साथ में ये अयस्क भी है, क्योंकि इससे एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है वो कम खर्चे में और आसान तरीके से हो सकता है। अब बात आती है कि गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह से खनिजों को अलग करते समय इनके साथ मिट्टी, कंकड़ इत्यादि अपद्रव्य यानी कि अशुद्धियां भी मिले होते हैं, जिन्हें गैंग अथवा आधात्री कहा जाता है। अर्थात जब हम खदानों से धातु के अयस्कों को निकालते हैं तो उन अयस्कों के साथ में मिट्टी है, कंकड़ है और इसके अतिरिक्त अन्य यौगिक हैं, वो सब उसके साथ में जुड़े रहते हैं। और उन्हीं यौगिकों को, उन्हीं अशुद्धियों को, उन्हीं अपद्रव्यों को हटाना ही धातु कर्म है। और जिन अपद्रव्यों को हटाया जाता है उन्हें हम आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात आती है धातु कर्म के सिद्धांतों के बारे में। अर्थात धातु कर्म के कितने प्रकार के सिद्धांत हैं और धातु कर्म है क्या। तो अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण के लिए विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं विधियों को संयुक्त रूप से धातु कर्म कह दिया जाता है। जो धातु कर्म के कुछ चरण होते हैं और इन चरणों को निम्न प्रकार से, इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि पहला चरण है अयस्क का पीसना, दूसरा है अयस्क का सांद्रण, तीसरा है निस्तापन, चौथा है भर्जन, पांचवा है प्रगलन और छठा है शोधन। अर्थात धातु कर्म की जो एक विधि होती है उस विधियों के अंतर्गत ये 6 विधियां होती हैं और छठी विधि है शोधन। शोधन के द्वारा हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं अयस्क से। अब हम इन सभी सिद्धांतों के बारे में, इन सभी विधियों के बारे में एक करके पढ़ेंगे। अयस्क का सांद्रण। अब हम पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण क्या होता है। तो अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कही जाती है। अर्थात अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स जो होता है वो अशुद्धियां होती हैं। तो सांद्रण की प्रक्रिया में हम अयस्क से उन अशुद्धियों को अलग करते हैं जो कि खदानों से अयस्क को निकालते समय उससे जुड़ी रहती हैं। तो सांद्रण के लिए प्रयोग की गई विधि अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। अर्थात जो सांद्रण की विधि होती है वो इस पर निर्भर करती है कि अयस्क किस प्रकार का है। ठीक है। जैसे कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनके सांद्रण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधि है फेन प्लवन विधि या फेन उत्प्लावन विधि। इसका प्रयोग किया जाता है। आपके पाठ्यक्रम में फेन प्लवन विधि है और अन्य विधियां नहीं है। नहीं तो इसके अतिरिक्त एक चुंबकीय पृथक्करण विधि भी होती है जो कि
आयरन के अयस्कों को सांद्रण करने के लिए यूज की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि फेन प्लमन विधि क्या है। तो फेन प्लमन विधि मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि से उन अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है जिनकी सतह जल विरोधी तथा उनमें उपस्थित गैंग की सतह जल स्नेही होती है। जल विरोधी और जल स्नेही से तात्पर्य यह है कि वे पदार्थ जो कि जल को ऑब्जर्व कर सके, समाहित कर सके, वे जल स्नेही कहे जाते हैं। और वे पदार्थ जो जल को अपने अंदर समाहित ना कर सकें वे जल विरोधी कहे जाते हैं। जैसे कि जो तेल है वो जल विरोधी है, क्योंकि जो तेल होता है वो अपने अंदर जल को समाहित नहीं कर सकता है। जब जल के अंदर तेल की बूंदें डाली जाती हैं तो वो घुलती नहीं हैं बल्कि उसके ऊपर तैरती रहती हैं। इसके उलट जो दूध होता है वो जल स्नेही होता है, क्योंकि दूध में जो अगर हम जल को मिला दें तो वो पूरी तरह से घुल जाता है और वो ऑब्जर्व कर लेता है जल को अपने अंदर, इसलिए दूध जो है वो जल स्नेही है। तो उन अयस्कों का सांद्रण फेन प्लमन विधि के द्वारा किया जाता है जो जिनकी जो सतह है, जिन अयस्कों की जो सतह है वो जल विरोधी होनी चाहिए, लेकिन जो उनके अंदर अशुद्धियां हैं उनकी जो प्रकृति है वो जल स्नेही होनी चाहिए। इस विधि द्वारा सांद्रण करने के लिए बारीक पिसे हुए अयस्क को जल से भरे एक टैंक में डालकर उसमें थोड़ा चीड़ का तेल तथा थोड़ा पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाकर इसमें वायु की प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं। जल में मिलाया गया तेल पृष्ठ तनाव को कम कर देता है तथा अयस्क की सतह तेल से भीग जाती है तथा ये कण झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं, जबकि गैंग जल में भीगकर जल के साथ नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया में इस तरह का एक पूरा एक क्या कहते हैं कि प्रक्रम यूज किया जाता है। इस तरह का निकाय यूज करते हैं और इसमें एक जार लिया जाता है, जार में जल को भर देते हैं। जल को भरने के बाद में इसमें हम अयस्क को डालते हैं। अयस्क को डालने के बाद में क्या करते हैं कि इसके अंदर कुछ मात्रा में चीड़ का तेल डालते हैं और पोटेशियम एथिल जेंथेट डालते हैं। तो जब अयस्क इसके अंतर्गत डाला जाता है तो अभी हमने ऊपर बताया था कि जो इसमें अयस्क होता है वो जल विरोधी होता है और जो तुम्हारा क्या है कि जो अपद्रव्य है, जो अशुद्धियां हैं वो जल स्नेही होती हैं। तो जितनी भी अशुद्धियां हैं वो जल के साथ में भीग जाएंगी और वो सतह में इकट्ठे हो जाएंगी, मतलब तली में इकट्ठा हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो अयस्क है वो जब वायु को प्रवाहित करेंगे इसके माध्यम से, जब इसमें वायु प्रवाहित की जाएगी तो वो क्या होगा, वो तेल के साथ भीग जाएंगे। जो अयस्क है वो तेल के साथ भीग जाएगा और वो जैसे कि तेल तैरता है सतह पर, उसी तरह से ये जा करके जल की सतह पर तैरने लगेंगे एक झाग के रूप में। तो क्या करते हैं, झाग को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको आगे की विधियों के लिए भेज देते हैं। और जो अशुद्धियां होती हैं इस प्रक्रम में वो तली में बैठ जाती हैं और उन्हें हम अलग कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये जो प्रक्रिया है ये कही जाती है फेन उत्प्लावन या फेन प्लवन विधि। अब इसके बाद में हम निस्तापन को पढ़ेंगे। तो निस्तापन की प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें अयस्क है वो गर्म किया जाएगा, लेकिन वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात इस विधि में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। वायु का मतलब ऑक्सीजन। और इसके अतिरिक्त एक और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गलनांक से नीचे, अर्थात इस प्रक्रम में धातु पिघलनी नहीं चाहिए। गलनांक वह तापमान होता है जिस पे कोई भी पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। इस अयस्क में इससे अयस्क में उपस्थित नमी तथा अन्य वाष्पशील अपद्रव्य उड़ जाते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में केवल वाष्पशील अशुद्धियों को अलग किया जा सकता है, अर्थात वे अशुद्धियां जो वाष्प के द्वारा उड़ जाएं वे ही अशुद्धियों को इस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। और जो ये निस्तापन की प्रक्रिया है ये
परावर्तनी भट्ठी में की जाती है। अब इसके बाद में हम एक रिएक्शन देख लेंगे कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का कैसे निष्कर्षण होता है। तो उसमें जो निस्तापन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है आप देख सकते हैं इसमें कि बॉक्साइट की सहायता से जो वाष्पशील अशुद्धि है जल यानी कि वाष्प उसे निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा रहा है, और MgCO3 जो कि मैग्नीशियम का अयस्क है इससे एक वाष्पशील अशुद्धि है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अलग किया जा रहा है निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे भर्जन। तो अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। जैसे कि हमने ऊपर अभी निस्तापन में क्या पढ़ा था कि निस्तापन में गलनांक से कम लेकिन वायु की अनुपस्थिति में, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन का रोल है और इसमें हम वायु की अनुपस्थिति में नहीं, वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम गर्म करेंगे। भर्जन का मुख्य उद्देश्य अयस्क का ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि मैंने भी बताया कि भर्जन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का रोल होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, अयस्क का ऑक्सीकरण किया जाता है। भर्जन क्रिया सामान्यतः परावर्तनी भट्ठी या वात्या भट्ठी में किया जाता है। अर्थात जो भर्जन की क्रिया है वो वात्या भट्ठी में भी हो सकती है और परावर्तनी भट्ठी में भी हो सकती है। इसके नीचे कुछ भर्जन की प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं, अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अब आती है बात प्रगलन की। तो प्रगलन की प्रक्रिया में जो ऊपर हमने दो अभी और प्रक्रियाएं पढ़ी हैं, भर्जन और निस्तापन, इन प्रक्रियाओं में हम गलनांक से नीचे गर्म कर रहे थे, अर्थात अयस्क जो है वो पिघल नहीं रहा था। लेकिन प्रगलन की प्रक्रिया में क्या होगा, अयस्क पिघलेगा। तो प्रगलन की प्रक्रिया में अयस्क को उचित गालक या फ्लक्स तथा कोक के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं। इस क्रिया में कोक अपचायक का कार्य करता है तथा गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग के साथ क्रिया करके धातु मल या स्लैग बनाता है। तो प्रगलन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि इसमें धातु का जो अयस्क है उसे गलाया जाता है, पिघलाया जाता है। तो पिघलाने से क्या होता है कि जो अशुद्धियां हैं, जो कि वाष्पशील ना ही वाष्पशील हैं और ना ही सांद्रण की प्रक्रिया के द्वारा निकलने वाली हैं, तो इस प्रकार की अशुद्धियां जो होती हैं वो अगलनीय होती हैं, मतलब वे गलती नहीं है, पिघलती नहीं है सामान्य ताप पर। तो उन अशुद्धियों को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, गालक की उपस्थिति में और कोक की उपस्थिति में। ठीक है, तो कोक और गालक क्या करता है, कोक अपचायक का कार्य करता है, अर्थात वो अशुद्धियों का अपचयन कर देता है, और गालक क्या करता है, जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उनके साथ क्रिया कर लेता है और धातु मल बनाता है। प्रगलन की प्रक्रिया में धातु मल का निर्माण होता है, ठीक है, स्लैग का निर्माण होता है। और जो प्रगलन की प्रक्रिया है ये भी सामान्यतः वात्या भट्ठी में की जाती है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों मिलकर के CaSiO3 धातुमल का निर्माण करते हैं। और इसके नीचे एक और अभिक्रिया लिखी हुई है जिससे कि आप देख लीजिएगा। अब बात आती है शोधन की, यह अंतिम प्रक्रिया है। और शोधन की जो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्रिया है, लोकप्रिय प्रक्रिया है, जिसे कहते हैं हम विद्युत अपघटनी विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है अब हम देखेंगे। तो धातु के शोधन के लिए यह विधि सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं तथा धातु के लवण का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत अपघटन कराने पर एनोड घुलने लग जाता है तथा विलयन में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। एनोड में उपस्थित अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं, जिन्हें एनोड मड कहते हैं। अब हम नीचे चित्र के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए क्या है कि इसमें ये जो हमने ऊपर अभी अयस्क प्राप्त किया था प्रगलन तक, उस अयस्क की छड़ को यहाँ पे लटकाते हैं इस तरह से, और जिस धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं उसी धातु का जो शुद्ध धातु है उसकी एक अन्य छड़ को यहाँ पे लटकाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो ये शुद्ध धातु होती है इसे हम कैथोड का नाम देते हैं, अर्थात माइनस पोल,
और जो ये अशुद्ध धातु होती है इसे हम एनोड कहते हैं, यानी कि प्लस पोल। अब इस प्रक्रिया में क्या है, हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि जो एनोड है ये पिघलने लगता है और ये पिघल करके आकर्षित होता है इस कैथोड की ओर और जा करके क्या करता है, इस पे परत बनाने लगता है। और जो अशुद्धियां होती हैं वो इसकी तरफ आकर्षित नहीं होती हैं और वो विलयन के साथ में घुल करके तली में बैठ जाती हैं। तो इस प्रक्रिया, ये अंतिम प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा अंतिम अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं और इस प्रकार से हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये जो जितनी भी प्रक्रिया हैं वो सभी प्रक्रियाएं धातु कर्म के अंतर्गत आती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी हैं। अब इसके बाद में इस लेसन का सबसे अंतिम टॉपिक है संक्षारण, जिसे आप अपनी पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। इसके अतिरिक्त ये हम अम्ल क्षार लवण के अंतर्गत भी ये टॉपिक आता है, लेकिन हम इसे इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। उस लेसन में हमने इसको नहीं पढ़ा था क्योंकि ये दोनों जगह है, इसलिए हम इसको केवल धातु अधातु में पढ़ लेंगे, वो दोनों जगह पे वर्क करेगा। तो संक्षारण क्या होता है? नम वायु तथा जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। तो संक्षारण को यदि हम सामान्य शब्दों में देखें तो जैसे कि लोहे को यदि नमी के संपर्क में रख दिया जाए तो क्या होता है कि उस पर जंग लगने लगती है। जंग लगने का मतलब ये होता है कि जो धातु है वो क्षय होने लगती है। ठीक है, तो किसी भी धातु को जो अगर नमी के संपर्क में रख दिया जाए तो क्या होता है, वो क्षय होने लगती है और क्षय होने की जो प्रक्रिया है ये कही जाती है संक्षारण। और ये जो प्रक्रिया है ये एक प्रकार की वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, तांबे तथा पीतल पर हरे धब्बों का बनना इत्यादि। संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में धातुएं क्या करती हैं, अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाती हैं। अब हम संक्षारण से बचाव को देखेंगे कि संक्षारण से हम धातुओं को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला है कि धातु पर पेंट अथवा पेंट या ग्रीस या तेल लगा करके, अर्थात जब धातुओं पर क्या कर दिया जाए, पेंट लगा दी जाए, ग्रीस लगा दी जाए या फिर कोई भी तेल जो उसके ऊपर उस तेल का लेपन कर दिया जाए, तो क्या होता है कि उसके ऊपर नमी का जो प्रभाव होता है वो न्यूनतम हो जाता है और इस स्थिति में धातु जंग नहीं लगाती है, अर्थात उसका क्षय नहीं होता, संक्षारण नहीं होता है। दूसरा है संक्षारित ना हो सकने वाली धातु का वैद्युत लेपन करके, अर्थात ऐसी किसी धातु का हम लेपन कर दें, वैद्युत लेपन कर दें, अर्थात उसकी परत चढ़ा दें जिसका संक्षारण ना हो सकता हो। जैसे कि लोहे की धातु पर हम सोने और प्लेटिनम वगैरह की परत चढ़ा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उस लोहे का संक्षारण कम हो सकता है। ठीक है, धातु का नमी व जल के संपर्क से बचाव करके, अर्थात धातु को ऐसी जगह पर रखें जहां पे नमी और जल की उपस्थिति ना हो, तो इस स्थिति में भी क्या हो सकता है कि धातु संक्षारण से बच सकती है। तो यहीं पे आपका ये जो लेसन है ये खत्म होता है। इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और टॉपिक को तैयार भी कर लीजिएगा। थैंक यू।